आप जय हिंद। जय हिंद। मेजर जनरल हर्षवर्धन सर, जय हिंद। बहुत थैंक यू सर, थैंक शुक्रिया यू। समय देने के लिए। सर, पाकिस्तान रशिया के रिश्तों को लेकर मैं आपके साथ बात करना चाहता था। दरअसल खबर आ रही है एक बड़ी अहम कि जिस वक्त भारत और रूस के रिश्ते तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन कुछ दूरियां भी बीच में देखने को मिली। उसी बीच सुपर कैम S250 नाम का एक जो ड्रोन है, वो रूस ने चुपचाप पाकिस्तान को डिलीवर कर दिया। अमूमन ऐसा होता नहीं था, ये माना जाता था कि पाकिस्तान और रूस के बीच कोई मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस नहीं है, लेकिन अब चीजें क्या बदल रही? बदल नहीं रही है। हमें ये कभी नहीं पता लगेगा कि इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को बताया कि हम बेच रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली दोनों देशों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग है और इंडियन गवर्नमेंट को इक्विपमेंट नहीं चाहिए। हमारा नॉर्मल अग्रीमेंट जो रशिया के साथ है कि जो इक्विपमेंट इंडिया लेता है वो आप जी, पाकिस्तान को बेच नहीं सकते। तो हमारी ये उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है। जो इक्विपमेंट हम नहीं लेते या हमें चाहिए नहीं, उसका जो रूस करे वो उनकी मर्जी है, उसमें हमें बीच में आने का मतलब नहीं है। जैसे हमने S-400 लिया या बाकी अगर कुछ जो भी लेंगे वो हम पाकिस्तान को बिकने नहीं देंगे। जो हम ओके, नहीं लेंगे उसका रूस जो करना चाहे करे, जब तक उसको पैसा मिल रहा है। और हर कंपनी को चाहिए सेल, क्योंकि कंपनी कैसे चलेगी, तो जी, जब तक ये होगा नहीं। एक और दूसरी बात, इंडिया ने जब हर प्रकार के यूएवीज को इवैल्यूएट किया है तो जी, इसको सेलेक्ट नहीं किया होगा। कारण होगा कि ओके, पता है कि कैपेबिलिटीज कम है, या हमारे पास उससे अच्छे हैं, या अच्छे बन रहे हैं, या अच्छे कहीं और से आ रहे हैं। यूएस से अभी डील फास्ट ट्रैक हो रही है, तो ये चीजें अलग है। पर फैक्ट ये है कि अगर हमने इक्विपमेंट लिया और वो इक्विपमेंट रूस ने पाकिस्तान को बेचा, तब इसका मतलब पड़ेगा। ओके। तब वो भारत के लिए खतरनाक है, लेकिन एक बड़ा अहम पॉइंट है, भारत रूस रिलेशंस को आप कैसे देखेंगे? बीच में डामाडोल से लग रहे थे, फिर एकदम अचानक से प्रधानमंत्री मोदी की रूस की यात्रा होती है। ये माना जाता है कि चीजें ट्रैक पे आ रही हैं, और ये भी चीजें निकल के आ रही है कि बीजिंग लगातार मॉस्को पे प्रेशर बना रहा है कि थोड़ा सा इंडिया से कट रही है। आप कैसे देखेंगे सर? देखो, पहली बात, भारत रूस के रिलेशंस हमेशा स्ट्रांग रहे हैं, थे और रहेंगे। बीच में लग रहा था पर कभी नहीं डाउन हुआ, क्योंकि इलेक्शंस इंडिया में थे, उससे पहले वहां था। बातचीत दोनों लीडर्स की रेगुलरली हो रही थी। फॉरेन मिनिस्टर्स बहुत रेगुलरली जहां पर भी एक साथ एक कॉन्फ्रेंस में थे हमेशा मिलते थे। तो इंडिया और रूस के रिलेशंस में कभी डाउट नहीं था। चीन जी, का प्रेशर से कभी काम नहीं हुआ है। पहले भी अगर चीन ने भी ट्राई किया, क्योंकि हर कंट्री अपने रिलेशंस मेंटेन करती है, उसको इंडिया से ज्यादा सपोर्ट चाहिए ना कि चीन से। चीन जी, और वेस्ट के साथ दुश्मनी है, ओके, ठीक है। अब इंडिया और वेस्ट के साथ दोस्ती है। अब चाहे पीएम मोदी का जो विजिट 23 अगस्त को है यूक्रेन का, जी, जी, वेस्ट को पता है कि कुछ खास हो नहीं पाएगा, खास तौर पे जब यूक्रेन का ऑफेंसिव लॉन्च हो गया रशिया में, और वो तकरीबन 1000 किलोमीटर रशियन टेरिटरी के ऊपर बैठे हुए हैं। तो कोई चांस पीस का इस हालात में होना मुश्किल है। पर यूएस खुश है कि इंडियन पीएम अगर यूक्रेन जा रहे हैं रशिया जाने के बाद, तो हो सकता है कि कहीं पीस इनिशिएटिव शुरू हो, ओके, टॉक्स का वो बेस बने। तो रशिया यही चाहेगा कि इंडिया हमेशा उसके साथ हो, क्योंकि इंडिया ब्रिज है जी, रशिया और वेस्ट के बीच में। चाइना ओके, कभी ब्रिज नहीं बन सकता। जी, चाइना की कोशिश यही हो रही है, जब उसने ईरान सऊदी अरेबिया के टॉक्स कराए, पूरे जी, पैलेस्टीनियन फैक्शंस को मिला के बीजिंग अकॉर्ड साइन कराया, और अब उन्होंने यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर को चाइना बुलाया, चाहे बीजिंग नहीं बुलाया पर चाइना बुलाया। तो बात हो रही थी कि कहीं चीन बीच में नहीं आ रहा। चीन बीच में आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वेस्ट उसको ट्रस्ट नहीं करता। सो इंडिया का जो स्टैंडिंग है,
रशिया उसलिए ये नहीं चाहता कि इंडिया का स्टैंडिंग इरोड हो। अब जो भी चीजें वेस्ट इंडिया के खिलाफ बोलता है, रशिया इंडियन सपोर्ट में आता है, चाहे वो इलेक्शंस हो, चाहे वो रिसेंट हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो, हर जगह की रशिया इंडिया के साथ खड़ा है। इसलिए ये मैसेज देने कि हमें इंडिया के रिलेशंस बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया ही ब्रिज है वेस्ट और रशिया के बीच में। और दूसरा टर्की है, पर टर्की का रिलेशनशिप बिगड़ रहा है, सो इंडिया एक है। तो ये जो फर्क है, इसको निकालना आसान नहीं। मैं वापस ड्रोन के ऊपर आऊंगा, क्योंकि जो पाकिस्तान को सुपर कैम S250 ड्रोन दिया जा रहा है, जो जानकारी मेरे पास है उसके अनुसार TV2 ड्रोन की एक बड़ी मात्रा जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। और TV2 ड्रोन फिलहाल के इस दशक में माना जाए तो सबसे किफायती और सबसे कारगर ड्रोन साबित हुआ है। 80H4 ड्रोन जो कि चाइना का है, वो भी काफी मात्रा में पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। एक ड्रोन ब्रिगेड की बात भी सामने आती है कि पाकिस्तान ने ड्रोन ब्रिगेड बनाया है। ड्रग्स की सप्लाई ड्रोन से की जा रही है, हथियार और अम्यूनिशन की सप्लाई ड्रोन से लगातार पंजाब जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर की जा रही है। ये खबरें आई हैं और BSF ने इस चीज को कबूला है। क्या एक नया चैलेंज अब हमारे सामने होगा? और अगर ये नया चैलेंज आ रहा है तो इसे निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम के लिहाज से हम कितने तैयार हैं सर? देखो, एंटी ड्रोन सिस्टम्स इंडक्ट हो रही है। पहले आप उसको डिफेंड करोगे अपने VAs VPs को, उसके बाद वो बॉर्डर पे जाएंगे। इस्तेमाल ये जो सस्ते वाले ड्रोन है जिसके थ्रू वो चाहे ड्रग्स गिरा रहे हैं या छोटे मोटे हथियार गिरा रहे हैं, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब कुछ समय के बाद जब एंटी ड्रोन सिस्टम्स VA VPs को प्रोटेक्ट करना हो जाएगा, उसके बाद ये डिप्लॉय होंगे IB के ऊपर और LOC के ऊपर। दूसरी बात, आप चाहे कितने भी ड्रोन्स रखो, अगर आप देखो रशिया जिसके पास ड्रोन, सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है, जो भी है, फिर भी यूक्रेन ने आज 1000 किलोमीटर अंदर बैठा है, क्योंकि इतनी आसानी से बॉर्डर क्रॉस की और आपको पता नहीं लगा कि 10,000 की फोर्स तैयार है। चाहे उन्होंने शुरू में 2000 लगाए, बाकी पीछे गए, और आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जितने भी हैं और उनके ड्रोन्स तो पॉसिबली 24/7 घूम रहे होंगे, आपने पकड़ा नहीं। इजराइल के पास सबसे बेस्ट सिस्टम्स हैं, फिर भी हमास अटैक हो गया। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं वो आपको सिर्फ एक सॉर्ट ऑफ अश्योरेंस देता है कि भाई कुछ पता लग जाएगा। आगे वो किस प्रकार इस्तेमाल होगा, किस प्रकार असेस होगा, किस प्रकार एनालाइज होगा, वो अलग कहानी है। अब ड्रोन से आपको सिर्फ सर्वेलेंस हो रहा है, वो तो आपको वैसे भी सैटेलाइट से हो रहा है, कोई नए ड्रोन तो है नहीं। अब ये जो आप ड्रोन ले रहे हो उससे आपको सिर्फ सर्वेलेंस चाहिए। हर कंट्री ड्रोन, सैटेलाइट सब कुछ इस्तेमाल करती है। अब जब चाइना का यांगसे का इंसिडेंट था, अगर हमारी सैटेलाइट नहीं थी तो US की सैटेलाइट मॉनिटर कर रही थी, तो हमें टाइमली इनपुट मिल गया। तो अभी जो भी हो रहा है अंडर सर्वेलेंस, हमारा कोई ऑफेंसिव प्लान्स है नहीं। अगर कुछ करना है तो हम उस समय करेंगे जब उनका जो भी ये सिस्टम्स है उसको अगर बीट करना है। तो ये जो है, ये सर्वेलेंस और ये सब ऑनगोइंग प्रोसेस है। इससे कोई आप सोचो कि भाई कोई बैलेंस शिफ्ट हो रहा है, नहीं। अगर होना था तो यूक्रेन अंदर घुस नहीं पाता। 6 अगस्त को उन्होंने एंटर किया रशिया, और आज वो 1000 किलोमीटर अंदर बैठे। तो ये सब चीजें जो है आपके पास है, पर अगर उससे हर चीज सिक्योर होती तब उनका फायदा होता। ठीक है, तो आप देखिए पाकिस्तान के पास दो ड्रोन की बात एक मिनट है। करना चाहूंगा। दूसरी बात ये है कि आपके पास जो ड्रोन्स हम लोगों ने जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, हर जगह के ऊपर अलग प्रकार के ड्रोन्स हैं रिक्वायरमेंट के लिहाज से। अब उन्होंने सबको ड्रोन ब्रिगेड कर दिया तो क्या बड़ी चीज करें। एम आपका ये है कि आपका कॉमन मेंटेनेंस फैसिलिटी हो और इस्तेमाल हो, दैट्स इट। ओके, मेरा पॉइंट था, क्योंकि जिस प्रकार से पठानकोट में 2021 में, जहां तक मैं ठीक हूं,
अटैक हुआ था वो एक पहला मिलिट्री ड्रोन अटैक भारत के ऊपर था। उसके बाद CH-4 अटैक कर सकता है, TB2 ड्रोन बहुत कारगर अटैक कर सकता है। उसे आप कैसे देखते हैं? क्या तो इससे अगर कोई पाकिस्तान के ड्रोन, पास अटैक की क्षमता नहीं बढ़ी है? अगर आप ड्रोन इस्तेमाल करो अटैक करने के लिए, रिटेलिएशन के लिए मिसाइल्स होंगे या एयरक्राफ्ट होंगे, या जी, जो हमारे पास भी आजकल कामिकाज़े ड्रोन्स हैं जो हम लोगों ने हजारों हजारों में इंडक्ट किया है, जिनका काम है डायरेक्टली हिट करो और डिस्ट्रॉय करो, लॉइटरिंग एमिनिशन जिसको कहते हैं, हमारे पास कोई कमी है नहीं। ठीक है ना? तो अगर आप सोचो कि आपने रीयूजेबल ड्रोन इस्तेमाल किया स्ट्राइक करने के लिए, तो आपने ऑपरेशंस लॉन्च कर दिया, ऑफेंसिव शुरू कर दिया, तो स्ट्राइक तो वापस होगा। बिल्कुल। तो आप रखो जो रखना है, क्वेश्चन है उसका इस्तेमाल, और आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। ठीक ओके, है, अगर आपने सारी कुछ बात एस्केलेशन करना है तो बात अलग है, पर अगर आपने जी, स्ट्रॉन्गर फोर्स के साथ एस्केलेशन करना है तो आप तैयार रहो। ठीक है, तो ये जो है, अब वो वाला जो ड्रोन था 21 का, ये कभी क्लियर नहीं था कि ये पाकिस्तान से लॉन्च था या इंडिया के अंदर से, अगर किसी ओके। ने लॉन्च किया तो उसीलिए कुछ हुआ नहीं। नहीं तो अगर कहीं अक्रॉस द बोर्ड लॉन्च है और आपने उसको ट्रैक कर लिया तो ये डिक्लेरेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज है, आपको उसके जी, अलावा कुछ नहीं चाहिए। जी। बस एक आखिरी सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल कि क्या ड्रोन फाइटर जेट जो हैं उसे रिप्लेस कर सकते हैं? जिस प्रकार से एक से एक आधुनिक ड्रोन आ रहा है और वही काम कर रहे हैं जो आज फाइटर जेट काम कर रहे हैं, सुखोई, राफेल जो काम कर सकते हैं, ड्रोन वो सब कुछ कर पा रहा है। और तमाम जो एयर स्ट्राइक हुई हैं, उसमें हमने देखा है कि ड्रोन ने अहम भूमिका निभाई है। क्या लगता है देखो आपको इन फ्यूचर ड्रोन फाइटर जेट को रिप्लेस कर सकते हैं? देखो ड्रोन के अंदर आप एक या दो मिसाइल लॉन्च कर लोड कर सकते हो, लिमिटेड पे ओके, लोड है, डिस्टेंस आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, और आपको प्रॉब्लम नहीं है कि अगर ड्रोन शूट डाउन हो गया, कोई पायलट नहीं कैप्चर हुआ, कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई ये नहीं हुआ जिससे कि देश एम्बैरस हो। ठीक है, तो ये जी, फर्क है। पर अगर आप सोचो कि ड्रोन्स एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों का रोल्स अलग है। जहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस अप्लाई होना है, जहां पे टारगेटिंग होना है इंटेलिजेंस के लिहाज से, वह एयरक्राफ्ट का काम है। ड्रोन का काम वही है कि जहां पे आप चाहते नहीं हो कि कहीं देश एम्बैरस हो, तो आप ड्रोन इस्तेमाल करो। दोनों का अलग है, आप मिक्स नहीं कर सकते हो दोनों के। दोनों को साथ में लेके चलना होगा तभी ताकत और बढ़ेगी। लेकिन चलिए सर, शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया साहब। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, थैंक यू समय देने के लिए। थैंक यू सर। जैन साहब, थैंक यू। जय